पेज नंबर 32 दूसरा चैप्टर चल रहा है अपना। दूसरे चैप्टर में पेज नंबर 32 पर आओ जाने। आओ जाने में देखो क्या दिया है कि अगर मान लीजिए कोई बहुपद है पी एक्स लिखा, मतलब पी मतलब पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल बहुपद की इंग्लिश होती है। तो ऐसे एक्स अंदर एक्स लिखा, यहाँ पी लिखा, मतलब एक्स का पॉलिनोमियल मतलब एक्स का बहुपद। एक्स में कोई बहुपद है, यहाँ जैसे पी ए लिखा है तो मतलब ए में कोई बहुपद है। तो इसने क्या यहाँ पे ये 9th का बताया है कि हमने पिछली कक्षा में देखा है कि अगर x का मान हम a रख दें और बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए तो x माइनस a यह उस बहुपद का एक गुणनखंड होता है। अर्थात px या बहुपद और pa इक्वल टू 0 हो तो x माइनस a या px का गुणनखंड होता है। ऐसी स्थिति में a या px इक्वल टू 0 का एक हल है अथवा px इक्वल टू 0 का एक मूल है। ये पूरा जो यहाँ समझाया इसका मीनिंग क्या है जरा समझिए कि अगर मान लीजिए कि जैसे देखिए यहाँ पे बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, 0 नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है। ये एक बहुपद है, ये इतना, इसको बहुपद बोलेंगे। इसको वर्ग समीकरण नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। इसको क्या बोलेंगे? बहुपद। तो वर्ग समीकरण और बहुपद में फिर फर्क क्या हुआ है? तो वर्ग समीकरण जैसा दिख रहा है तो फर्क ये होता है कि अगर यही वर्ग समीकरण में बराबर 0 लिख दो, ये देखिए ये जो बहुपद है ये अभी ये क्या है? बहुपद है। इस बहुपद में ऐसे बराबर 0 जैसे ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, अभी इतना ही लिखे ना तो ये बहुपद है। और जब इतना लिखने के बाद ऐसे बराबर 0 ऐसा लिख दियो तो ये हमारा समीकरण बन गया। तो इसको बोलेंगे वर्ग समीकरण। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर हम x का मान माइनस 6 रख दें तो देखो यहाँ x की जगह पे माइनस 6 रखने चल रहे हैं। x की जगह पे माइनस 6, x की जगह पे माइनस 6। चेक करिए x का मान क्या रख रहे हैं? माइनस 6। अगर हम x की जगह माइनस 6 रखें तो देखिए इस वाले x की जगह पे भी माइनस 6 रख दिया, इस वाले x की जगह पे भी माइनस 6। तो ये माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, और 6 का स्क्वायर 36। इधर प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 6 30 और ये माइनस 6। अभी देखिए 36 है और ये भी माइनस माइनस जोड़ा जाता है, 30 से 36, ये भी 36 आएगा। तो 36 माइनस 36 कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब अगर हम x बराबर माइनस 6 रख रहे हैं तो ये बहुपद का मान 0 आ जाता है। तो x बराबर माइनस 6 इस वर्ग समीकरण का हल है। मतलब इस बहुपद में अगर इसको हम वर्ग समीकरण बना दें तो ये x बराबर माइनस 6 इस वर्ग समीकरण का क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। और x बराबर माइनस 6 जब इस वर्ग समीकरण का हल हो गया अर्थात माइनस 6 यह संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 इस समीकरण का एक हल है या मूल है। ध्यान रखना, मूल और हल ये दो शब्द है, दोनों का मीनिंग एक ही है। मूल या हल का मतलब कि x का वह मान जो इसमें रखने पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाए उसी को बोलते हैं उसका मूल या हल। इसी तरीके से देखिए एक और दिया है, ए वर्ग समीकरण है, ए अभी बहुपद है। अगर इस बहुपद में भी यहां बराबर 0 कर दो, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर इसमें यही बहुपद में बराबर 0 कर दो, भी देखो ये बहुपद है और इसी में ऐसा बराबर 0 यही लिख के बराबर 0 कर दिया तो क्या बन गया? ये बन गया वर्ग समीकरण। इसमें अगर x बराबर 2 रखें तो देखिए यहाँ x की जगह पे 2 रखेगा, यहाँ पे भी x की जगह पे 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10। अब यहाँ से देखिए 10 4 14, 14 में से 6 गया 8। तो यहाँ पे 8 आया जो कि दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया। इसमें कैसा था? 0 आ गया था और ये 0 जो है वो दाएं पक्ष के बराबर आ गया था। तो इसका मतलब ये x इक्वल टू माइनस 6 इस वर्ग समीकरण का हल है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम x इक्वल टू 2 रखे इसमें
तो 2 रखने के बाद ए 8 आ गया, 0 नहीं आया। देखिए बराबर नहीं 0, मतलब यहाँ 0 नहीं आया, 8 आ गया। तो जब ये दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया, इसका मतलब x इक्वल टू 2 जो है यह इस वर्ग समीकरण का हल नहीं है। तो आपको पहले भी बताया गया है, जब हमने शुरुआत किया था वर्ग समीकरण प्रश्न संग्रह 2.1 कराया था, तो वहां पे भी आपको बताया था कि जब आप एक मान रखिए वर्ग समीकरण में, मान रखिए, मान रखने के बाद अगर ये 0 आ जाता है, ये देखिए दाएं पक्ष 0 है, अगर 0 आ जाता है तो वर्ग समीकरण का हल है। और अगर 0 नहीं आता है, ये देखिए यहाँ 0 नहीं आया, 8 आया, तो वर्ग समीकरण का हल नहीं है। सेम ऐसे ही आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ये उदाहरण है, इस वर्ग समीकरण है। इस समीकरण का x बराबर 3/2, x बराबर -2 हल है कि नहीं है, हमें निश्चित करना है। तो यही वर्ग समीकरण में ये दोनों मान रख के चेक करेंगे कि उसका वर्ग समीकरण का हल है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। पहले ये बायां पक्ष लिया, ये जो बहुपद है इसका बायां पक्ष लिया, x की जगह पे 3/2 रखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो x का मान 3/2 है, तो देखिए x की जगह पे 3/2 रखेंगे। ये 2 अपनी जगह है, x की जगह पे 3/2 इसका स्क्वायर -7, फिर x की जगह पे 3/2 +6। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए तो यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 9/4। तो इधर 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4। इधर गुणा हो जाएगा, ऊपर ही गुणा होगा, नीचे नहीं है, क्योंकि इसके बटे में 1 छिपा रहता है। तो 7 × 21/2। यहाँ से देखिए 2 गुणे 9/4 -21/2 +6। अब यहाँ से देखिए इन्होंने क्या किया ना, यहाँ पे ध्यान से समझना, कैलकुलेशन का आपका अपना तरीका होता है। आप ज्यादातर क्या पूछते पता है कि सर अगर मैं ऐसा कर दूं तो, अगर मैं ऐसे ना करके ऐसा कर दूं तो आपको मैंने हर बार बोला है कि कैलकुलेशन का तरीका डिफरेंट हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो कैलकुलेशन यहाँ पे किएगा आप वही तरीका अपनाएं। तो आप कैलकुलेशन का अपना तरीका कर सकते हैं, लेकिन वो गणितीय विधि से सही होना चाहिए। इधर देखिए 2 दूना 4, 2 से इस 4 को काटेंगे, 2 दूना 4, तो ऊपर 9/2 आएगा, -21/2। इसको इन्होंने क्या किया पता है, इसके भी हर में 2 लाए हैं। हर में 2 लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके समझो बटे में 1 है, ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे, नीचे भी 2 का गुणा कर देंगे। 6 के बटे में 1 है ना, ऊपर भी 2 का गुणा, नीचे भी 2 का गुणा, ऊपर 6 दूना 12, नीचे 2 1 के 2। तो हर को इन्होंने क्या किया, समान कर दिया। हर को समान करने से क्या फायदा हो गया कि यहाँ देखिए इन्होंने शॉर्टकट किया, मैं आपको समझाता हूँ। अब हर समान हो गया तो हर को केवल एक बार लिख सकते हैं। देखिए ऐसे ए कितना आएगा, 9/2 -21/2 +12/2। ये मैंने वही लिखा जो यहाँ लिखा है। अब हर समान है, हर को एक ही बार लिखेंगे, 9 - 21 +12। ये देखिए प्लस माइनस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, तो 21 में से 9 गया 12, बड़ी संख्या के सामने माइनस, और ये +12। अब 12 में से 12 गया 0/2, और 0/2 मतलब 0। तो देखिए इतना पूरा कैलकुलेशन यहाँ इन्होंने डायरेक्ट किया है। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया आंसर। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब x बराबर 3/2 दिए गए समीकरण का हल है। अब फिर वही समीकरण में फिर जो बायां पक्ष है उसमें x बराबर -2 दूसरा वाला मान रख के चेक करेंगे। यहाँ देखिए दूसरा बोला है x बराबर -2 रख के चेक करो। तो वही वर्ग समीकरण फिर से लिया और इसमें हम x का मान -2 रखेंगे। तो देखिए ये ले लिया, x की जगह पे -2, x की जगह पे -2 रख दिया। चेक करिए जरा, ये 2 x की जगह पे -2, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर -7 x की जगह पे -2। चेक करिए x की जगह पे -2 रखना है, तो x की जगह पे -2, x की जगह पे -2 +6। अब ये -2 का स्क्वायर +4 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और इधर माइनस माइनस का गुणा प्लस, 7 दूना 14। अब ये 4 दूना 8 हो जाएगा, कितना होगा 8,
4 दूना 8 और ये 14 6 20, 20 और 8 28। अब देखिए कितना आ गया, 28 आ गया, जबकि आना कितना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो ये लिख दिया कि 0 के बराबर नहीं आया, 28 आ गया मतलब 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए x बराबर -2 यह समीकरण का हल नहीं है। तो ये आपका हो गया कि अगर कोई वर्ग समीकरण दिया है और उस वर्ग समीकरण में बगल में मान दिया है, साइड में मान दिया हुआ है, और आपसे पूछता है कि उसका हल है, मूल है या नहीं है, तो आप वो मान को उसमें x की जगह पे रख दीजिए, या चरांक जो भी उस चरांक की जगह पे रख दीजिए, उसका कैलकुलेशन करिए। अगर 0 आ जाता है तो उसका हल है, अगर 0 नहीं आता है तो उसका हल नहीं है। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कृति। अभी उसने बोल दिया कि x बराबर 5 इस वर्ग समीकरण का मूल है, तो k का मान ज्ञात करो। मतलब ये पक्का है कि x बराबर 5 इसका एक मूल है, एक हल है। तो अभी हमें k की जगह पे कौन सी संख्या आएगी ये पता करना है। तो अगर अब देखिए इसका हल क्या है कि इस वर्ग समीकरण का एक मूल अगर 5 है, तो इसका मतलब x बराबर अगर 5 रखेंगे तो यह मान वर्ग समीकरण में अगर हम रखेंगे तो फिर क्या होगा, रख सकते हैं, क्योंकि तब बायां दाएं के बराबर रहेगा। तो वही बता दिया कि इस वर्ग समीकरण, देखिए यह बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, कृति वाला है, कि वर्ग समीकरण में इस वर्ग समीकरण का एक मूल 5 है। तो x बराबर 5 रखने पर, अब चलिए रखते हैं इस वर्ग समीकरण में k, x की जगह पे 5 रखना है, तो 5 का स्क्वायर, फिर -14 गुणे x की जगह पे 5, फिर -5 बराबर 0। इधर देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 के इधर 14 25 70 -5, ये 25 के इधर माइनस माइनस जोड़ा जाएगा, 70 और 5 75 हो जाएगा, और फिर -75 बराबर किधर आएगा तो +75 हो जाएगा, और फिर 25 का गुणा है उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो 75 तो है ही, ये 25 बटे में आएगा, और पहाड़ा पड़ेंगे 25 तिया 75, तो k का मान कितना आ जाएगा 3। इसी पेज पे है, इसे ध्यान में रखें। तो इसे ध्यान में रखें का जरा पॉइंट समझिए। क्या ध्यान रखना है कि ये बोल रहे हैं कि ax² + bx + c = 0 यह वर्ग समीकरण का मानक रूप है। इसमें a, b तथा c वास्तविक संख्या होने पर यह a शून्येतर संख्या होती है। मतलब इन्होंने वर्ग समीकरण की परिभाषा बताया है। वर्ग समीकरण की परिभाषा है कि ax² + bx + c = 0 यही वर्ग समीकरण का मानक रूप है। देखिए ये वर्ग समीकरण का कैसा रूप है, मानक रूप। इसमें ध्यान रखना है कि a, b, c की जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। a की जगह पे, b की जगह पे और c की जगह पे। x की जगह पे चरांक है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ग समीकरण के रूप में लिखा जाएगा तो x की जगह पे चरांक ही रहेगा, लेकिन a, b, c की जगह पे क्या रहेगा, संख्या रहेगी। तो a, b, c की जगह पे कोई संख्या है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि b और c का मान 0 ले सकते हैं, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं ले सकते। देखिए a है शून्येतर संख्या। शून्येतर मतलब होता है शून्य के इतर, शून्य को छोड़कर। तो a की जगह शून्य को छोड़ के कोई भी संख्या हो सकती है। मतलब a की जगह पे शून्य नहीं ले सकते हैं, a की जगह पे 0 नहीं ले सकते। तो b और c की जगह पे 0 ले सकते, a की जगह पे नहीं ले सकते। दूसरा, चरांकों के जिस मान के लिए वर्ग समीकरण के दोनों पक्ष समान होते हैं, अर्थात वर्ग समीकरण का समाधान करते हैं, उस मान को वर्ग समीकरण का हल या वर्ग समीकरण का मूल कहते हैं। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे ना उदाहरण, उसी चीज के बारे में बताया है कि चरांक का जो मान हम रखते हैं, चरांक मतलब x का जब हम मान रखते हैं तो वर्ग समीकरण के दोनों पक्ष समान आ जाते हैं। मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों समान आ जाता है, तो फिर वर्ग समीकरण का समाधान हो जाता है। समाधान होने का मतलब क्या होता है, जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाए तो उसी को बोलते हैं वर्ग समीकरण का समाधान हो गया। तो वही जो मान है उस वर्ग समीकरण का हल बोला जाता है या मूल बोला जाता है।
जो मान से वर्ग समीकरण का समाधान होगा उसी मान को वर्ग समीकरण का हल या मूल कहते हैं। अभी 2.1 उसी पे डिपेंड है, वो आप पढ़ चुके हो। हम लोग चलते हैं 34 पेज नंबर 34 पर थोड़ा याद करें। अब थोड़ा याद करें, फिर देखिए क्या है। हमने पिछले वर्ष बहुपद में, देखिए ये सब बहुपद है, ये भी बहुपद है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, 2m स्क्वायर माइनस 5m, ये भी बहुपद है, a स्क्वायर माइनस 25, ये भी बहुपद है। ये ऐसे बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करने की विधि का अध्ययन किया है। निम्नलिखित कृति उसकी पुनरावृत्ति है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, इस टाइप का गुणनखंड हम लोग 9वीं में कर चुके हैं। तो जो नीचे कृति दी गई है, इस कृति में 3 प्रश्न दिए गए हैं जो रिवीजन है 9वीं के क्वेश्चन का। तो ये जो बहुपद का गुणनखंड करना हम 9वीं में सीख चुके हैं, उसी का रिवीजन यहाँ पे दिया है। क्या रिवीजन है देखिए, यहाँ पे पहला है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसका गुणनखंड करना है। ये 9वीं का है, ध्यान रखना। 9वीं में बराबर 0 नहीं था, केवल बहुपद रहता था। यहाँ पे वर्ग समीकरण है, तो आप एक कंफ्यूज मत होना सर यहाँ बराबर 0 क्यों नहीं है, क्योंकि अभी वर्ग समीकरण का हम गुणनखंड नहीं सीख रहे हैं। अभी हम 9वीं में जो सीखे थे बहुपद का गुणनखंड, वो क्वेश्चन है। तो यहाँ ये देखिए बहुपद है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 पद है, 1 2 3, तो किनारे किनारे वाले पद का गुणा होता है। इधर 1 छिपा हुआ, इधर ऋण 5 है, तो 1 में ऋण 5 का गुणा होगा। इधर क्या छिपा हुआ है, 1, यहाँ क्या है ऋण 5, 1 में ऋण 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऋण 5 आएगा। चेक करिए, 1 गुणे ऋण 5, तो 1 में किसी भी संख्या का गुणा होता है उतना ही आता है, तो यहाँ ऋण 5 आएगा। और ये बीच वाली संख्या क्या है, ऋण 4 है। अब हमें 2 ऐसी संख्या चाहिए कि गुणा करने पे ऋण 5, जोड़ने या घटाने पे ऋण 4 आना चाहिए। 2 ऐसी संख्या गुणा करने पे क्या है, ऋण 5 आए, जोड़ने या घटाने पे ऋण 4 आए। तो यहाँ पे देखिए 5 1 के 5, क्योंकि 5 में 1 का गुणा करोगे तो 5 आएगा, और 5 में से 1 घटाओगे तो 4 आएगा। 2 ऐसी संख्या गुणा करने पे 5, जोड़ने या घटाने पे 4। ऐसे अभी केवल चिन्ह मत सोचो, अभी केवल इतना सोचो, 2 ऐसी संख्या गुणा करने पर 5 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए। तो फिर यहाँ पर 5 और 1 लेंगे, तो 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब चिन्ह लगाने के लिए मैंने आपको 9वीं से अब तक कई बार बताया है। जब हम गुणनखंड विधि कर रहे थे तो भी बताया था। तो वो यहाँ पे देखिए चिन्ह बताने का तरीका क्या है, लगाने का तरीका। ये 5 और 1 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो उसके सामने ये बीच वाला चिन्ह, 1 2 3 पद है, तो जो बीच वाला पद है उसका चिन्ह यहाँ पे लगा देने का। तो 5 और 1 में बड़ा कौन है, 5, तो बड़ी वाली संख्या के सामने डायरेक्ट बीच वाला चिन्ह लगा दो, और जो छोटी वाली संख्या उसके सामने ये दोनों चिन्हों का गुणा करके लगाओ। अब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस। देखिए प्लस, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, तो छोटी वाली संख्या के सामने प्लस। अब ये जो 3 पद है इसको 4 पद में बदलेंगे। ये जो बीच वाला पद रहता है ना उसको हटा देते हैं, किनारे वाला पद लिखते हैं। देखिए इधर किनारे किनारे वाला जो पद है उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और -5। एक किनारे वाले पद अपनी जगह रहते हैं, केवल जो बीच वाला पद है उसकी जगह 2 पार्ट हो जाता है। ये देखिए 2 भाग हो गया। क्या क्या हो जाएगा, यहाँ 4x है, -4x है ना, उसको हटा के लिखेंगे -5x + 1x। ये देखिए ये बीच वाला पद एक ही पद था ना, उसको 2 भाग में कन्वर्ट किया गया है। तो इसको हटा के उसको 2 पार्ट में लिखेंगे। जैसे यहाँ -4x है तो उसको हटा के यहाँ लिखेंगे -5x + 1x। अब क्या हुआ, ये जो 3 पद था ये 4 पद में बदल गया, 1 2 3 4। ये 2 को साथ में लेंगे, ये 2 को साथ में लेंगे। यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो जैसे देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। जब x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो इसी x का भाग इसमें भी दे देंगे, इसी x का भाग इसमें, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है दोनों में से निकाला जाता है। इसलिए ये जो यहाँ बाहर निकलेगा इसका भाग इसमें भी दोनों में देंगे, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन निकाला गया है। तो x का भाग x स्क्वायर में देंगे तो 1x इसका कट जाएगा, यहाँ 1x बच जाएगा। और ये माइनस, और यहाँ पे देखिए 5x में जब x का भाग देंगे
तो एक्स एक्स कट जाएगा। यहां समझा ना, एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे तो एक एक्स इसका कटेगा पर एक एक्स बचेगा, माइनस 5x में एक्स का भाग देंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, 5 बचेगा, ये 5 बच गया। यहाँ आते इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना दिखे ना तो हमेशा एक लेने का। यहाँ जो चिन्ह है वो चिन्ह लो पहले यहाँ जो भी चिन्ह है वो चिन्ह लगा दो। फिर इन दोनों में देखो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन लेना है, और एक का भाग इसमें देंगे, एक का भाग इसमें एक का भाग देंगे तो केवल x बचेगा, और 5 में एक का भाग देंगे तो 1 पंचे 5, ये -5। अब यहां देखेंगे तो x माइनस 5, ये समझा ना, एक कॉमन लिया तो एक का भाग इसमें, एक का भाग इसमें एक का भाग देंगे, एक कटेगा, x बचेगा, और 5 में एक का भाग देंगे तो 1 पंचे 5, 5 में एक का भाग देंगे तो 5 ही आएगा। फिर देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमेशा समान आते हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट समान आ गए तो समझ लो आपका गुणनखंड सही चल रहा है। अगर ये दोनों ब्रैकेट अलग आ रहे हैं तो आपका गुणनखंड कहीं तो गलत किया है आपने। x माइनस 5 कॉमन हो गया, x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना। अब ये जो 2 बार लिखा है ना x माइनस 5, उसको एक ही बार लिखेंगे, तो जो बच रहा है उसको अगले ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या बच रहा है, x प्लस 1 बच रहा है। ये गुणनखंड है जो आपने 9वीं में किया था। अगला एक और है, ये देखिए इसमें 2 पद हैं, तो 2 पद वाले गुणनखंड करने का 2 तरीका है, उसको ध्यान से समझिए। एक तरीका है, पहले देखते हैं क्या दोनों में कुछ कॉमन है, तो हम देखेंगे कि m इसमें भी कॉमन है, यहाँ m कॉमन हो जाएगा। जब इसमें देखिए m इसमें भी है, m इसमें भी है, दोनों में m कॉमन लेंगे, m का भाग यहाँ देंगे, m का भाग यहाँ देंगे। यहाँ m का भाग देंगे तो ये 2 तो रहेगा ही, और m स्क्वायर में m का भाग दिया तो m कट जाएगा, 1 m बचेगा। ये समझा ना, 1 m कैसे बचेगा, क्योंकि m स्क्वायर है मतलब इसके पास 2 m है, तो 1 m इसका जब भाग दोगे तो 1 m इसका कट जाएगा, 1 m बचेगा। यहाँ m 5m में m का भाग देंगे तो m कट जाएगा, केवल 5 बचेगा। तो कितना बचा, m का भाग यहाँ m कॉमन ले लिया तो m का भाग यहाँ, m का भाग यहाँ m का भाग दिया तो 2, 1 m बचेगा, और यहाँ माइनस m का भाग इसमें देंगे तो m कट जाएगा, 5 बचेगा। अब जैसे 2 पद इसमें भी है, तो पहले देखेंगे क्या दोनों में कुछ कॉमन है, तो आप देख रहे हैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तब समझ जाइए कि कोई दूसरी विधि लग सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पता है कौन सी विधि लग रही है, ये a स्क्वायर है, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में लिखते हैं a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं a माइनस। ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस 5 और दूसरे में लिखेंगे a माइनस 5। एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार a प्लस भी लिखते हैं, फिर a माइनस भी लिखते हैं, एक बार a और b एक ब्रैकेट में प्लस के रूप में और a और b एक ब्रैकेट में माइनस के रूप में, तो एक बार a प्लस 5 लिखेंगे, एक बार a माइनस 5 लिखेंगे। इस तरीके से ये आपका 9वीं का गुणनखंड है। तो 9वीं के गुणनखंड अगर आप सीख गए हो तो वैसा ही आपको 10वीं में भी करना है। तो अभी हम आगे गुणनखंड विधि सीखेंगे अगले वीडियो में।